पुलिस के निवारक कार्य पढ़ने हैं जो कि 149 से 153 सेक्शन में आपके सीआरपीसी में दिए हुए हैं। ठीक, बहुत सीधी सी बात, निवारक कार्य हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस हैं पुलिस के। ठीक, यानी अपराध की संभावनाएं हैं तो उससे पहले ही, तो उसी से रिलेटेड पिछला चैप्टर 10 भी आपका था, चैप्टर 8 भी उसी से रिलेटेड था कि प्रिवेंशन में बहुत सी कार्यवाहियां हो रही हैं, यानी कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो दोनों बातों पर फोकस कर रहा है। पहले कोशिश की जानी चाहिए कि अपराध होने ना पाए, फिर भी यदि हो जाए तो जुडिशरी के अकॉर्डिंग, जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग न्याय किया जाए। ठीक, और होने ना पाए इसके लिए जो प्रशासन से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको पावर्स दी गई हैं, एम्पावरमेंट किया गया है कि हाँ आप लोग देख रेख करिए। उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर 11 भी है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस के निवारक कार्य। ठीक, अभी क्रमशः पढ़ेंगे। एक इसमें बहुत चर्चित धारा है, धारा 151। ठीक है, जैसे आम भाषा में बहुत सी धाराएं चर्चित होती हैं, जैसे 420 आईपीसी का ये कहावत बन चुकी है, चर्चित है। धारा 144 पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कोई जाने ना जाने, कोई टर्मोलॉजी नहीं जानते हैं, लेकिन धारा 144 का नाम सबने सुना हुआ है। धारा 144 लागू है, बाहर ना निकलिए, भीड़ ना लगाइए, ये वो जो भी जिसको समझ में आता है बताते रहते हैं। उसी तरीके से एक और धारा चर्चित है सीआरपीसी की, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है 151। कभी भी कुछ भी होता है, कोई बात होती है तो एक अक्सर सुनने में आता है कि 151 में चालान कट गया, 151 में चालान कट गया। एक ये आम बोलचाल की भाषा में भी चलने लगा है। तो 151 इसी प्रिवेंशन से रिलेटेड, आपका प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस से रिलेटेड ही है। ठीक है, वो 151 आईपीसी में नहीं है, वो 151 सीआरपीसी की धारा है। ठीक, तो उसी हिसाब से उसकी प्रक्रिया को जो लिखा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात को भी आपको जानना पड़ेगा, ताकि हमारा जो भी क्वेश्चन आए, यानी कि एक सेक्शन से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, कुछ अगर व्यवहारिक बात भी लिखता है तो हमसे गलती ना होने पाए। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। और पिछले चैप्टर में प्रिवेंटिव एक्शंस में ही आपने देखा कि जो भी बातें थी सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेट करके लिखी हुई थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वहां पर चर्चा नहीं थी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की बात की जा रही है, तो किस क्रम में की जा रही है? 149 सेक्शन 149 क्या कह रहा है? ठीक है, 149 कह रहा है कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, पुलिस को एक अथॉरिटी दी गई है संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। ठीक है, हेडलाइन तो इस तरीके से लिखा है, लेकिन इंग्लिश में स्पष्ट है, पुलिस टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, यानी कि इंडिकेशन है कि संज्ञेय अपराध किए जाने का निवारण किया जाना है, हस्तक्षेप कर सकेगा, पूरी सामर्थ्य से उसका निवारण कर सकेगा। ठीक है, जो भी उसकी एबिलिटी होगी प्रिवेंट करने के लिए, वो उस एबिलिटी का यूज कर सकता है। अब बात आई, इसका निवारण करना है संज्ञेय अपराधों का, और संज्ञेय अपराधों से जुड़ी हुई कई बातें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, अरेस्ट में भी, नॉन बेलेबल अरेस्ट में भी आपने पढ़ा है, सारी जगहों पर तमाम बातें हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि निवारण किया जाना है, अभी ये होने वाले हैं, इनकी सूचना प्राप्त हुई, प्रिवेंट करना है, न कि अरेस्ट करना है सीधे जा करके कि अपराध हो चुका है। ठीक, तो इसके लिए बहुत स्पष्ट लिखा है, बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है? पूरी सामर्थ्य से। ठीक है, पूरी सामर्थ्य से। ठीक, क्या कर सकेगा वो? क्या कर सकेगा प्रिवेंट करने के लिए? हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, इंटरपोज फॉर, ठीक है, हस्तक्षेप कर सकेगा। अब बात आई, इतनी बात लिख करके ये सेक्शन समाप्त हो गया। अब यही प्रश्न पूछा जाए कि भाई पुलिस की सामर्थ्य क्या होती है, पुलिस की सामर्थ्य क्या होती है? ठीक है, बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी क्या है? तो आप जानते हैं कि पुलिस के पास निवारण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तमाम तरीके की सामर्थ्य दी गई हैं, जो कि पुलिस एक्ट में आपको मिलेगा स्पष्ट तौर पर, जो स्पेशली उनके लिए लिखा हुआ है। ठीक, अब इस सामर्थ्य को जानने के लिए, सामर्थ्य इनका क्या है? ठीक, क्या वहाँ पर
अब 149 को रिलेट कर लीजिए, 149 को रिलेट कर लीजिए 151 से, 150 फिलहाल बीच में छोड़ दीजिए, ठीक है, 150 को फिलहाल बीच में छोड़ दीजिए। इस सामर्थ्य का, एबिलिटी का पता लगाने के लिए आप सेक्शन 151 में चले जाइए, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी धारा है। तो 151 क्या कहता है? अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। सामर्थ्य पता चल गई, ठीक है, सामर्थ्य 151 में पता चल गई कि इतनी सामर्थ्य है पुलिस के पास कि अगर उसे लगता है कि इस संज्ञेय अपराध को बिना गिरफ्तारी के रोका नहीं जा सकता है तो वो अरेस्ट कर सकेगा, प्रिवेंट करने के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ही पता चला। और वो भी अरेस्ट भी कैसे? विदाउट वारंट, ठीक, सिंपल सा। इससे बड़ी पावर क्या होगी? पूरी सामर्थ्य की जब बात की गई, अगर आपसे इसी जैसे बात आती है जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए या सही गलत चुनिए या कोई भी बात रहती है, तो एक बात आती है जो हम लोग 41 में लगातार पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑफेंस, ठीक है, कोई भी अपराध हो चुका हो, अगर वो संज्ञेय की कैटेगरी में आता है तो संज्ञेय अपराधों के लिए होने के पश्चात विदाउट वारंट अरेस्ट करने की शक्ति दी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति दी गई है, ठीक है, 41 में अमेंडमेंट 2008 में करके वर्गीकरण कर दिया गया है कि 7 वर्ष से कम का मामला है, 7 वर्ष से ज़्यादा का मामला है और अपराध हो चुका है तो ये देख के किया जाएगा कि 7 वर्ष से कम के मामले में क्या क्या कंडीशंस हैं। 4-5 कंडीशंस लिख दी गई हैं, अगर वो फुलफिल उनमें से कोई बात हो रही है तो आप अरेस्ट करिए, अदरवाइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और 7 वर्ष से अधिक है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। बट यहाँ देखिए कितनी बड़ी पावर दी हुई है, ठीक है, कि प्रिवेंट करने की, यदि उसे युक्त सूचना मिल जाता है, किसी भी संज्ञेय अपराध की परिकल्पना की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है उस अपराध को होने से रोकने के लिए। ये है बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ठीक, अगर इसको समझ रहे हैं कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश, बिना वारंट के, अगर उसे लगता है कि यह संज्ञेय अपराध नहीं रोका जा सकता है तो वो यानी मजिस्ट्रेट से आदेश लेने नहीं जाएगा, और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वो गिरफ्तार कर सकता है। और यही बात कहा जाता है कि 151 में चालान कट गया, 151 में चालान कट गया, लगातार चर्चा में रहता है कि 151 में चालान कट गया, ठीक है। तो यही है, बस नियम अब आगे वाले फॉलो किए जाएंगे कि अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 आवर वाला नियम यहाँ भी लागू है, ठीक है, 24 आवर वाला नियम यहाँ भी लागू है। कभी भी विदाउट वारंट अगर अरेस्ट होता है, अगर वारंट सहित होता है तो वारंट में टाइमिंग लिखी होती है कि कब उसको प्रस्तुत किया जाए, ठीक, और विदाउट वारंट की अगर बात है तो सीधी सी बात है, एक मूल नियम है, ठीक, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा। अच्छी बात है, 24 घंटे के भीतर उसे प्रस्तुत करना होगा, ठीक। अब बात आई अगली बात, क्या इस 24 घंटे का कहीं अपवाद भी है? कहीं पर भी? क्या इस 24 घंटे का, जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूं, कहीं कोई अपवाद भी है? आर्टिकल 22 में इसका एक्सेप्शन लिखा हुआ है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं उसके तहत इस 24 घंटे के नियम की अवहेलना की जा सकती है। वहाँ पर ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जिसपे 24 घंटे वाला नियम लागू ना हो, ठीक है, वहाँ बनाए जा सकते हैं। यानी कि संविधान में जो युक्ति संगत दशाएं दी हुई हैं, ठीक है, जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग भले आप बना लीजिए, अदरवाइज आपका कहीं पर भी विदाउट वारंट अरेस्ट की बात है तो 24 आवर का नियम लागू होगा, ठीक। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, 24 घंटे में नहीं रखेगा, आगे निरुद्ध नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अब बात आई कि ये 24 घंटे में कहाँ प्रस्तुत करेगा, 24 घंटे में कहाँ प्रस्तुत करेगा, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, ये बात आप याद रखे रहिएगा कि
ये जो प्रिवेंटिव, अब बात आई कि क्यों ऐसा हो सकता है, कथन कारण में पूछे भाई, अब तो क्वेश्चन एक से एक आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कथन, सिटी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होता, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर ऑथराइज बनाया गया है सिटी मजिस्ट्रेट को, ठीक, कि यहाँ अपराध नहीं हुआ है, अपराध के निवारण के लिए। तो जो बात आई थी 107, 108, 109 तमाम आपके बॉन्ड्स आए थे, ठीक है। तो 106 में सिर्फ लिखा हुआ है सेशन कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की बात की गई है। 107, 108, 109, 110 हर जगह कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब बात आई इस प्रिवेंटिव एक्शन है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे रिलेटेड कुछ और व्यवहारिक बातें क्या हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञेय अपराध की एक सूचना मिली है, संज्ञेय अपराध न होने पाए ऐसी कुछ व्यवस्था करनी है। उसके लिए जब लगा पुलिस को कि बिना गिरफ्तार किए इसको नहीं रोका जा सकता है, तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है, ठीक, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह अरेस्ट, ठीक है, बेलेबल होता है, ठीक है, जमानत युक्त होता है, बांड भर के जमानत पर छोड़ दिया जाता है कि आप बांड भर के दीजिए कि कोई भी ऐसा घटना आप नहीं करेंगे, जो भी संबंधित बातें होती हैं उसके बारे में स्पष्ट कर दिया जाता है कि आप ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे कि किसी संज्ञेय अपराध के होने की आशंका रह जाए, ठीक है। चाहे आप सदाचार का, परिशांत का, ये सब बॉन्ड्स वहाँ भरा दिए जाते हैं और उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है कि ठीक है अब आप जाइए। यदि आप अपराध में इन्वॉल्व होते हैं, करते हैं नेक्स्ट, तो आपके विरुद्ध जुडिशियल कार्यवाही की जाएगी। तो इतनी व्यवहारिक बात आपको जानना जरूरी है कि 151 में जब चालान कटा तो यहाँ अपराध नहीं हुआ है, प्रिवेंशन है, यानी कि प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, रोकथाम एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, उसके तहत गिरफ्तार किया गया है रोकथाम के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हीं के कोर्ट में इसको प्रस्तुत करके बांड आदि भरा करके छोड़ दिया जाता है, ताकि वो गारंटी दे, इस बात की सिक्योरिटी दे कि हम ऐसा अपराध जो सूचना मिला था इसके बारे में अग्रेतर कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि किसी भी संज्ञेय अपराध होने की संभावना रहे। अगर संज्ञेय अपराध में इन्वॉल्व होता है तो फिर जाहिर सी बात है जुडिशियल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसके ट्रायल शुरू होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये एक बात हो गई 149 से 151 को रिलेट करके। अब बात आती है 150 क्या कहता है, 150 क्या कहता है, ठीक है। 150 बहुत सीधी बात कहता है कि संज्ञेय अपराध की अगर परिकल्पना की इत्तला मिलती है, ठीक है, तो वो जिसे संज्ञान, जिस उसके सीनियर पुलिस, यानी कि कह सकते हैं इत्तला, इंफॉर्मेशन अगर आपको मिली तो जो सीनियर है पुलिस ऑफिसर, इसे आप बता देंगे, जिसको अंदर संज्ञान लेने की क्षमता है उसे आप बता देंगे और वो परिकल्पना के निवारण के लिए अग्रेसर होकर के 151 में कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। ये सामान्य सी बात, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है कि संज्ञान ले करके निवारण कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है 152, ठीक है, लोक संपत्ति की हानि का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। लोक संपत्तियों के हानि का निवारण करना। देखिए जो पुलिस फोर्स होती है, ठीक है, एक जनरल सी बात दिमाग में हमेशा रखिएगा कि प्रशासन का फर्स्ट मुखौटा जो होता है, फर्स्ट फेस जो होता है, वो पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है। यानी कि शासन प्रशासन के जरिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे पास जो फर्स्ट अवेलेबल अथॉरिटी, इजिली अवेलेबल अथॉरिटी होती है वो प्रशासन की, वो पुलिस अधिकारी होता है, ठीक। पुलिस अधिकारी की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, किसी भी प्रकार के अपराध को रोकना, ठीक है, अगर हो जाता है तो उसे संबंध में प्राथमिक कार्यवाहियां करना, सारा कुछ पुलिस अधिकारी से ही शुरू होता है। तो लोक संपत्तियों, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, उनकी भी देखभाल करना, सुरक्षित रखना एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट फेज पुलिस अधिकारी की ही जिम्मेदारी होती है। कोई डिस्प्यूट ना रहे इनकी कार्यवाही पर, इनके लिए गए एक्शन पर स्पष्ट तौर पर इंपावर कर दिया गया है 152 में। यदि लोक संपत्ति से रिलेटेड कोई नुकसान होने की संभावना है, उसकी भी सूचना मिले या प्रत्यक्ष वो पहुंचे और देखें कि नुकसान हो रहा है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए पावर 152 में पुलिस अधिकारी को दे दी गई है। बस एक लाइन में जानना है, ज्यादा नहीं उलझना है, ठीक है। किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो,
ठीक है, रोडवेज की बस हो, ठीक, या बिजली का खंभा हो, तार हो, टेलीफोन के खंभे तार हो, कुछ भी हो, सरकारी कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, 152 में संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई है और उसके लिए वो एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है, ये लाइन लिखी है। यानी कि देखा जाए तो अगर 151 की बात को माना जाए तो 152 में भी पावर है कि अगर बिना गिरफ्तारी के, यानी उसका प्राधिकार कहां तक है, बिना वारंट की गिरफ्तारी तक। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए क्या लोक संपत्ति के हानि से निवारण के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर उसे लिखा ना अपने प्राधिकार से हस्तक्षेप करते हुए वो निवारण करेगा, तो प्राधिकार क्या है, हमने सीधे पढ़ लिया, सामर्थ्य उसकी क्या है, विदाउट वारंट अरेस्ट। तो लोक संपत्ति ऐसी है, अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ठीक, अब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट से आदेश लेने जाएंगे या अरेस्ट करके फिर देखेंगे बचाएंगे उसको, तो विदाउट वारंट अरेस्ट करेंगे, बचाएंगे। तो यहां पर भी लोक संपत्ति को बचाने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए विदाउट वारंट अरेस्ट करने तक की शक्ति पुलिस अधिकारी की होती है। बेयर एक्ट में जरूरी नहीं है कि हर लाइन लिखी जाए, कुछ बातें समझ से भी निकलती हैं, तो ये बात आप जाने रहिएगा। हिंट उन्होंने लिख दिया है कि अपने प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है, तो प्राधिकार विदाउट वारंट अरेस्ट तक का है। ठीक है, और इसी तरीके से 153 लिखा हुआ है, ठीक, 153 बाट माप। अब बाट माप आदि के लिए सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति कर रखी है, अच्छी बात है, बट शायद ही कोई उनको पहचानता हो। अब आप किसी दुकान पर गए, कहीं पर भी गए, मान लीजिए पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल भराने के लिए, और आपको लगता है कि इसकी नाप कम है, ये हमको 1 लीटर पेट्रोल की जगह 150 ग्राम कम ही दे रहा है, तो आप शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचेंगे। ठीक, हमें आपको सामान्य तौर पर नहीं पता है, कहीं नोटिस नहीं लगी है या कोई विज्ञापन नहीं चिपका हुआ है कि ये आपके एरिया के जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, अगर ऐसी कोई सूचना मिले और जानकारी मिले तो उनको आप सूचित करिए, ऐसा कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो हमारे पास, इसीलिए मैंने बताया कि जो फर्स्ट फेस होता है, प्रथम मुखौटा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पुलिस होता है, तो हम शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचेंगे। अब पुलिस को ये नहीं है कि वो पहले मार्केटिंग इंस्पेक्टर को सूचना दे, जब वो आ जाएं तब वो जाकर के उनके साथ जांच करे, नहीं, निवारण का कार्य, प्रिवेंशन का कार्य पुलिस को दिया गया है, और स्पष्ट धारा में इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि बाट माप संबंधी भी यदि इन्हें कोई सूचना मिलती है, कोई बात रहती है कि खोटे हैं, कम हैं, कुछ भी है, निरीक्षण कर सकता है, तलाशी ले सकता है, वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है कि हम देखेंगे, विदाउट वारंट देखने की हमको शक्ति है। आप, अगर मैं चेक करने पहुंचाऊं तो आप ये ना कहिए पहले वारंट लाइए, विदाउट वारंट। अब यहीं से बात आती है, यहाँ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं जो आप लोगों को करना है। क्या करना है कि विदाउट वारंट से संबंधित चाहे तलाशी हो, अरेस्ट हो, कोई भी बात हो, सीआरपीसी में कहाँ कहाँ उपबंध लिखे हैं कलेक्ट करके आप रखिए। जैसे 41 आपने पढ़ा ही है, ठीक है, तलाशी के लिए वारंट भी आपने पढ़ रखा है, सारी चीज़ें, तो आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए। टॉपिक आपको सीधा सीधा है कि बिना वारंट तलाशी निरीक्षण कहाँ कर सकता है, क्या और कहीं पर भी उपबंध है, बिना वारंट अरेस्ट कहाँ कर सकता है, क्या और कहीं भी उपबंध है, तो बिना वारंट तलाशी, बिना वारंट जो है अरेस्ट, ये 2 टॉपिक बनते हैं सीआरपीसी के। और स्पेशली जहां भी प्रोवाइड हो, जहां भी प्रोविजंस लिखे हुए हो, आप कलेक्ट करके रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलने की संभावना रहेगी और याद भी अच्छे से हो जाएगा यदि आप ढूंढते हैं। ठीक है, तो विदाउट वारंट बाट माप का निरीक्षण भी कर सकता है, ठीक है, और निरीक्षण करने के साथ उसके लिए तलाशी भी ले सकता है, ठीक है, दोनों चीज करने की क्षमता है विदाउट वारंट। ठीक है, लिमिट ऑफ सच स्टेशन, अपने उस थाना क्षेत्र में जो उसकी अधिकारिता के भीतर आता है। ठीक है, क्लियर है। 149 से 151 को जोड़ करके पढ़िए, और 150 एक्स्ट्रा बात है, और 152 और 153 भी उसी तरीके की बातें हैं, विदाउट वारंट ही कार्य यहाँ पर होना है। यानी कि ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड बातें हैं, माप तोल, पब्लिक प्रॉपर्टी, संज्ञेय अपराधों का न होने दिया जाना, इन सब में प्रिवेंशन की शक्ति दी गई है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस दिया गया है चैप्टर 11 में आपके, और उसके अकॉर्डिंग स्पष्ट तौर पर आपको बताया गया है कि विदाउट वारंट इसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है।